दिख रहे हैं? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर से अपने इस पुराने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग जिस चर्चा में थे वहाँ बहुत ही साधारण तरह के प्रश्नों की चर्चा हुई और अब हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा हो जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं और पहले की तुलना में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आपके दैनिक जीवन की 2-3 समस्याओं का उल्लेख करता हूं, थोड़ा सा उनको आप सुने। मान लीजिए अभी तो आपकी उम्र कम है, आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस रेफरेंस में बनाना है कि आपको अपनी लड़की की शादी के लिए एक पार्टिकुलर फंड मैनेज करना है और आपने एस्टिमेट किया कि आपको अपनी लड़की की शादी अभी जिस तारीख को मैनेजमेंट आप कर रहे हैं वहां से 10 वर्ष के बाद करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये एस्टिमेट किया कि ये शादी आज से 10 वर्ष के बाद होनी चाहिए। दूसरा अपना एस्टिमेट ये बनाया कि आफ्टर 10 इयर्स इस मैरिज को परफॉर्म करने में 70-80 लाख रुपए खर्च होंगे। तो अब आपके मन में एक विचार आएगा कि कितने रुपए हम एज ए इंस्टॉलमेंट जमा करते रहें किसी भी बैंक में, किसी भी योजना में, जिससे आफ्टर कंप्लीटिंग 10 इयर्स जो भी आपका एस्टिमेशन है आपके पास वो साउंड बैलेंस मेंटेन हो जाए। इस तरह की समस्या मनुष्य के जीवन में आती है। समस्या तो ना बोलें, इस तरह का एक कार्य मनुष्य के जीवन में आता है। दूसरा, यदि आपने किसी कार को परचेज किया है और उसकी एक निश्चित फिगर है जो लोन पर है, अर्थात 5 लाख रुपए कार के रेफरेंस में आपने लोन लिया है, उस पर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लोन का टाइम पीरियड 4-5 वर्ष का है, तो फिर कैसे आप ये पता लगाएंगे कि हमें एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का देना होगा। ये सब तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे आपके जीवन में सामने आती हैं। इसी तरह से यू हैव टेकन ये हाउस प्रॉपर्टी और परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन लोन, वहां पर भी आपने लोन ले रखा है, एक निश्चित अमाउंट लोन पर है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके मन में ये भी रहेगा कि कितने रुपए इस मामले में इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी तरह की तमाम सारी समस्याएं आती हैं। तो इनके संदर्भ में आपको देखना होगा कि किस तरह से आप कैलकुलेशन प्ले करेंगे, कैसे जानेंगे। अभी इस तरह की चर्चा हम लोगों के पिछले लेक्चर में नहीं हो पाई थी। वहां तो साधारण 2 चर्चाएं हुई कि अगर सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो आलम क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करें तो कॉन्सेप्ट क्या होगा। अभी उसमें भी बातें बाकी हैं कि अगर हम एक सर्टेन अमाउंट हर साल बैंक में डिपॉजिट करें तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर ए पार्टिकुलर ईयर क्या होगी, और
अलग अलग अमाउंट, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 25,000, फोर्थ ईयर में 30,000, इस तरह से अगर डिपॉजिट करें तो हमारे पास फ्यूचर में कुल कितने रुपए हो जाने चाहिए। इसका मतलब अभी कई तरह की समस्याएं हैं जिन पर हमारा आपका डिस्कशन होना बाकी है। तो इस बाबत मैं आपसे कह रहा था कि जो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, अभी हम लोग उसकी चर्चा में जो व्यवहारिक रूप से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सामने आता है उसमें काफी पीछे है। 1-2 लेक्चर और हो जाएगा तो ये सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, तो आइए पहले थोड़ा सा आपको इस मामले में हम मजबूत करें कि हम प्रेजेंट वैल्यू को जान करके फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो माइंड में लाएं। और अगर हमको फ्यूचर वैल्यू मालूम है तो उसको प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों को जानने की कोशिश करें। इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको पुरानी कक्षाओं के हेल्प पर समझाया था। कुछ जो ईयर फर्स्ट का 1 लाख रुपए है वह ईयर सेकेंड में 1,10,000 रुपये हो जा रहा है, वो ईयर थर्ड में 1,21,000 रुपये हो जा रहा है। तो इस आधार पर हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ और फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ समझने की कोशिश किए थे। आइए मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं जिसके सहारे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा आप मान करके चलें और नोट भी कर लें। यहां मैंने लिखा ईयर 0 और ये लिखा ईयर फर्स्ट या 1, ईयर सेकेंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ, और इसकी डेट क्या है। हम मान के चल रहे हैं कि पहला पेमेंट आपने जो रुपया डिपॉजिट किया वो 31 दिसंबर 2005 को डिपॉजिट किया। फिर आपने 31 दिसंबर 2006, इसी तरह 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2008 एंड 31 दिसंबर 2009। इस तरह से आप रुपए को डिपॉजिट कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि यदि हम यह मान के चले कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 10% है, तो आपके द्वारा यदि 1,000 रुपया डिपॉजिट किया जाए at the date of 31 December 2005, तो उसकी वैल्यू 31 दिसंबर 2006 को 1000 में 100 जुड़ करके 1100 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई रही होगी। इसी तरह से अगर हम फिर इस पर 10% चार्ज करें तो 110 रुपीज इसमें ऐड होकर, फॉलो कर रहे हैं, 110 रुपीज इसमें ऐड होकर के ये हो जाएगा 1210।
और 1210 में अगर हम 120, इसका 10% कितना बन रहा है 121, तो 121 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1320 121 कितना हो जाएगा ये और 3 राइट। और अगर आप इसमें फिर 133 ऐड कर दें, फॉलो कर रहे हैं क्या ऐड हो रहा है 121 और यहाँ ऐड हो रहा है 110, यहाँ ऐड हो रहा है 100, तो ये हो जाएगा 4641। ये कहानी बिल्कुल आपको क्लियर है, इसमें मैं किसी प्रकार का कोई अपने तरफ से कैलकुलेशन नहीं कर रहा। 10% इंटरेस्ट इसमें आप जोड़ते चले गए, तो इस तरह से ये फिगर आपकी बनती चली गई। अब ये नीचे हम इसको ऐड करें ना करें उसका सेंस आपको क्लियर है। अब आप जरा सोचिए इसी बात को कि इसका मतलब ये हुआ 31 दिसंबर 2005 का मतलब होता है 1 जनवरी 2006। इसे आप 1 जनवरी 2006 भी बोल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 1 जनवरी 2006 को जो 1000 रुपए है उसकी जो परचेजिंग पावर है वह किसके इक्वल है 31 दिसंबर 2009 के 1464 के। इसका मतलब जो कुछ 1 जनवरी 6 को राइट है आप 1000 इन्वेस्ट करके परचेज कर सकते थे, आप 31 दिसंबर 2009 को उसी परचेज को परफॉर्म करने के लिए 1464 रुपए आपको खर्च करने होंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके रुपए की वैल्यू कितनी कम हो गई। जो काम करीब करीब 1.5 गुना कह लीजिए, इसमें 36 रुपए और जोड़ दे तो 1500 हो जाए, और यह 1000 है यह 1500 है। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 वर्षों में ही आपके रुपए की वैल्यू जो है कितनी वो घट गई, राइट है। अब इसी चीज को जो आप लोगों ने ये कैलकुलेशन प्ले किया, अगर इसी को हम कैलकुलेट करके वो टेबल में लिखी गई वैल्यू निकालें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से उस वैल्यू की कैलकुलेशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। कैसे? अगर फ्यूचर वैल्यू आपको जानना हो तो उसका तरीका क्या होगा 1100 डिवाइडेड बाई 1000, 1210 डिवाइडेड बाई 1000, 1331 डिवाइडेड बाई 1000, 1464 डिवाइडेड बाई 1000। इसे आप संक्षेप में इस तरह से लिख सकते हैं 1.464, इसे आप लिख सकते हैं 1.331, इसे आप 1.210, और इसकी वैल्यू तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप जो टेबल बनाते हैं
फ्यूचर वैल्यू को जानने के लिए उसमें विद्वानों ने टेबल को ऐसे ही कैलकुलेट करके टेबल में वैल्यू रख दिया है। हाँ, लेकिन थोड़ा उन लोगों ने मेहनत किया है। हम लोगों की कहानी क्या है? हमारी कहानी यह है कि एट द रेट ऑफ 10% फॉर द 4 ईयर, क्योंकि ये 1 जनवरी 2006 है ना, तो यहां से यहां तक कितने वर्ष होते हैं? 6, 7, 8, 9, 4 ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपए को यदि आज आप बैंक में डिपॉजिट कर दें, बोलिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो आफ्टर 4 ईयर आपको कितना मिलना चाहिए? 1464, क्योंकि यही उसकी वैल्यू हुई। इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तो वैल्यू मेंटेन रहेगी। कुछ ज्यादा मिले तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब निकलेगा, अदरवाइज ये तो परचेजिंग पावर को मेंटेन किया है केवल। तो इसका मतलब है प्रेजेंट, ये क्या है? ये ऐसे ही हम लोग हर एक प्रतिशत पर हर वर्ष के लिए फॉर द 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6, ऐसे ही 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 100 ईयर्स का प्लान बना करके टेबल में वैल्यू लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट या हम आप क्या करते हैं? हम लोग किसी भी फ्यूचर वैल्यू को जानने के लिए उसी टेबल से वैल्यू निकाल करके कितने परसेंट का है, फॉर द ईयर्स क्या है, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही हम अगर चाहें तो फ्यूचर की वैल्यू के आधार पर प्रेजेंट वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां मैंने जैसे लिखा था फ्यूचर की वैल्यू, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का, टेबल बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है। जाहिर सी बात है, कुछ नहीं करना है, यहां फिर नील लिख दीजिए क्योंकि तो 1 जनवरी है। और यहां क्या करना होगा? यहां आपने 1210 को डिवाइडेड बाय 1000 किया था, यहां आप 1000 डिवाइडेड बाय 1210 कर दें। यही तो कल मैं समझा था। yes. इस तरह से आप कर लेंगे। फिर आप यहां कैसे करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 1331, 1000 डिवाइडेड बाय 1464। इस तरह से अब आप जरा देखें, अगर आप पहला वाला ये था ना, एक तो यहां छोड़े हुए हैं, तो यहां भी लिख लें 1000 डिवाइडेड बाय 1100, राइट? नील वाला तो ये है ना, यहां नील लिख दें और यहां नील लिख दें। आप देखिए यहां पर आपने 1100 को 1000 से डिवाइडेड किया था, है कि नहीं? तो यहां भी वैल्यू लिख दीजिए 1.100, ऐसे लिख दीजिए। यहां पर आप इसको क्या लिख दीजिए? नील। ठीक वही कहानी यहां हो जाएगी। ये बराबर कितना जाएगा? यहां तो नील ही हो जाएगा। और यहां जब भाग देंगे तो 0.9091 कह लीजिए, राइट? समझ में आ रहा होगा ना? मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। फिर 1000 किससे डिवाइड कर दीजिए? ये वैल्यू आ जाएगी 0.8264 आ जाएगा। सही लिख रहा हूं मैं? यस सर।
फिर ये हो जाएगा 0.7031। कितना है? 7513। भूल गया, भाग में नहीं दे रहा हूं, जो याद है वही लिख रहा हूं। 0.6830। अब आप बताइए, इसमें कुछ आपको पढ़ना पड़ा? कुछ नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। आपने देखा कि यदि आप फ्यूचर की वैल्यू में प्रेजेंट से भाग दे रहे हैं तो उसका टेबल वैल्यू आ रही है, और अगर प्रेजेंट में फ्यूचर से भाग दे रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू की टेबल आपको मालूम हो जा रही है। राइट है? तो इस आधार पर अगर मैं एक फार्मूले को क्रिएट करूं, मैं क्या करूं कि दोनों ने किया है तो फार्मूला बड़ा सीधा बनता है। सो वी कैन write here future value equal to present value into CVF. Future value equal to present value into CVF. आप जरा समझिए, फ्यूचर वैल्यू आपको जानना है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। कब का जानना है? CVF जानना है आपको। तो ये CVF क्या होगा? यहां मैंने लिखा रेट, माने परसेंटेज, है कि नहीं? या ऐसे न लिखें, ऐसे R लिख दें इंटू N ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने प्रतिशत पर आपने रुपए को बैंक में डिपॉजिट किया था? कहा 10% पर। किस वर्ष का चाहते हैं? चौथे वर्ष का। कहा यस। तो इसका मतलब आपको CVF चाहिए, कंपाउंड वैल्यू ऑफ फैक्टर। CVF का मतलब कंपाउंड वैल्यू ऑफ फैक्टर। क्या चाहिए? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में टेबल में देखिए, कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो चौथे वर्ष में क्या वैल्यू लिखा है आपने? इसका मतलब यहां आप लिख देंगे 1.464। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1464। कितना आसान काम होगा। आप ऐसे सोचिए, ये तो 1-2 वर्षों का मामला है, मैंने आपको सामने सामने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगर मैं यही आपसे बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, लेकिन मैंने डिपॉजिट 12 वर्षों के लिए किया है, तो फिर आप ऐसे बनाएंगे तो परेशान नहीं होंगे। 25 वर्षों के लिए किया है तो परेशान नहीं होंगे। तो उसके लिए सहूलियत क्या होगी? खट से टेबल में देखिए, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 25 years, व्हाट विल बी द टेबल वैल्यू ऑफ CVF? जो वहां लिखा हो महोदय, दिया भी होता है टेबल में, क्वेश्चन में खट से उसको पूरा कर दीजिए। खुला है टेबल आपका, वेरी गुड। अब आप सोचिए कि अगर मैं इसी सवाल को बदल दूं और फिर यहां लिख देता हूं कि नेक्स्ट फॉर 25 years at the rate of 10% per annum, what will be future value of
प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1000। तो फ्यूचर वैल्यू बराबर क्या होगा? 1000 इंटू टेबल वैल्यू करीब 15 कुछ होगा। कितना लिखा है? 10.83। 10 पॉइंट कितने वर्षों का? 25। 10.8347। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे महोदय, तो ये हो जाएगा 10,834, राइट। ये फ्यूचर वैल्यू पलक झपकते ही आपने निकाल लिया। पलक झपकते ही आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब नहीं आप सोचिए कि 25 वर्षों के पचड़े में अगर आप पढ़ते महोदय तो कितनी परेशानी होती, और उस काम को आपने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो उन विद्वानों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने टेबल वैल्यू बना करके आपके काम को आसान कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं यहां कवर करेगा, अगर मैं आपसे प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर फ्यूचर वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटू वहां मैंने लिखा था CVF, यहां आप लिखेंगे PVF। ये लिखा PVF, वही टेबल वैल्यू में देखना है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू आपको जानना है। फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? 1464। आपने निकाला था ना 1464 रुपए इंटू आपने प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू क्या निकाली थी? 0.6830। तो आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे महोदय तो आएगा 1000। अब आप सोच सकते हैं कि कार्य आपका कितना आसान हो गया, राइट है। तो बड़े ही आसानी से आप इन दोनों फार्मूलों की मदद से ये काम कर सकते हैं। यहां पर भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एन। ये आप माइंड में जानते रहे। तो इतना सारा जो काम मैंने ये बीच में शो किया है, ये सब आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बड़े ही आसानी से आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं सोच रहा हूं और समझ रहा हूं कि अब आपको मेरी बात समझ में आना शुरू हो चुकी है। भी आ गई है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, आना शुरू हो गई है ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि अभी आफ्टर एंडिंग द क्लास आपको बहुत ढंग से स्पष्ट हो जाएगा और आप ये जान लेंगे कि यार ये तो बड़े काम की चीज है, मेरे जीवन के तमाम मामलों में बहुत ही ये कारगर है, राइट। यही टेबल वैल्यू लेकर के LIC के एजेंट वाले अपना काम चला रहे हैं, बैंक वाले अपना काम चला रहे हैं, और क्या बैंक के मैनेजर इतने होशियार हैं कि खट से बता देते हैं कि इंस्टॉलमेंट इतना देना होगा। अरे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को फीड किया, टेबल वैल्यू के सहारे खट से बता दिया कि इतना इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा। आइए, अगर आप लोग इतना कुछ लिख लिए हो तो इसको हम थोड़ा डिलीट करें, लेकिन माइंड में रखिए इसके सहारे हम आगे की योजना बनाएंगे। 20 से डिलीट कर देते हैं।
इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको दो फार्मूले समझ में आ गए। फर्स्ट, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू CV FR इंटू N स्मॉल में सब है, राइट है। अब आप एक मजेदार बात और इस फार्मूले को आप दूसरे तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कहा सर वो कैसे कैलकुलेट होगा? अब आप इस फार्मूले को देख ही रहे हैं ना, इसको आप ऐसे कहिए R फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ये आप देख रहे हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपको याद होगा 1000 था ना। प्रेजेंट वैल्यू अपान प्रेजेंट वैल्यू अपान ये वाला फार्मूला PVF, राइट है। आइए जरा देखिए कैसे इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1000 और ये वैल्यू कितनी थी 0.6830। फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू 1464। एक दूसरा फार्मूला भी आपको मालूम हो गया, राइट है। प्रेजेंट वैल्यू को जो फ्यूचर वाली टेबल की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू में अगर प्रेजेंट वैल्यू की टेबल वैल्यू से भाग दे दें तो फ्यूचर वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब दूसरा फार्मूला जो है जिसमें आपने लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVF R इंटू N, इसको भी दूसरे तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपान PVF ना लिखें, अब आप लिखेंगे CVF RN। कैसे? फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1464 और इसमें आप भाग दे दें कितने से, इसमें भाग दे देंगे 1.464 से। तो आप देख रहे होंगे ना कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी आपको फाइंड आउट हो रही है 1000। कितना बेहतरीन दोनों फार्मूले हैं। यहां से कभी कभी आपके 7 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, TGT में, PGT में, नेट में, JRF में, स्टैटिकल ऑफिसर में भी। थोड़ा ज्यादा संभावना नेट और JRF में होती है। आज आपको पढ़ते समय लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब आप पढ़ के भूल जाएंगे तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब आपके माइंड में 2 फार्मूले आ गए प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, राइट है। अब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVF, राइट है। एक फार्मूला ये हुआ, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हुआ, दूसरा हुआ प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपान CVF, राइट। और इसी तरह
फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF। तो दूसरा फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय PVF। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग ऐसे तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हम लोगों के जीवन से, व्यवसाय के जीवन से, मैनेजमेंट की दुनिया में आवश्यक है। राइट है? तो अब आपसे मैं बारी बारी से कुछ प्रश्नों की चर्चा करना चाहता हूं और उसके डिस्कशन को पूरा होने के बाद फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। राइट? इतना अगर आप नोट कर चुके हो तो मैं पूरा सब कुछ यहां से डिलीट कर दूं। राइट है? आपके सामने मैं 3-4 तरह के प्रश्नों को रख रहा हूं जिनके सहारे आप बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन मैं अपने बुक से नोट कराता हूं। आप पहला क्वेश्चन नोट करें। लिखिए, मिस्टर यक्स डिपॉजिट्स ₹1000। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिस्टर यक्स डिपॉजिट्स ₹1000 at the end of each year. At the end of each year of the next 10 years. Of the next 10 years. Full stop. What will be the total cumulative deposit? What will be the total cumulative deposits at the end of 10 years, at the end of 10 years from today? From today. If the rate of interest is 9%. If the rate of interest is 9%. अब आप सोचिए कि आपको और आपसे पूछा क्या जा रहा है। ये कह रहे हैं कि एक मिस्टर यक्स हैं जो 1000 रुपए हर वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। राइट है? और ऐसा वो कब तक करते रहे? कंटिन्यूअसली 10 ईयर्स तक, 10 वर्ष तक करते रहे। आप अपने को मान लीजिए, मिस्टर एक्स को छोड़िए, आपने किसी बैंक में हर वर्ष के अंत में ध्यान दे रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर के लास्ट में जब रुपया डिपॉजिट करेंगे तो फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के, हर ईयर के लास्ट में आप 1000 डिपॉजिट करते हैं। ये प्रोसेस चलता है 10 वर्षों तक।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। अब ये कह रहे हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग द 10 years व्हाट विल द अमाउंट दैट विल बी इन योर हैंड, का आपके हाथ में कितने रुपए आएंगे, राइट है। अब फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। यहां आपने लिख दिया सॉल्यूशन और यहां लिखा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVFRN हो गया। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000। अब बताओ 10 वर्ष का यहां मामला है। अब हम लोग क्या 10 वर्ष का कैलकुलेशन करके टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? नहीं, टेबल वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे, है कि नहीं। आपके मोबाइल में टेबल वैल्यू दी ही गई है, मेरे बुक में दी गई है। बुक में टेबल वैल्यू दी हुई है 15.193। आप भी देख लें, क्लियर हो जाए। 193 जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे महोदय, ये हो जाएगा 15,193। ये हो गई फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर कंप्लीटिंग द 10 years द अमाउंट विल बी 15,193। इस प्रश्न की जो फीचर है वो समझ रहे हैं। ए इक्वल अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय यू कंटिन्यूअसली इन योर बैंक at the same rate of interest for the 10 years। माने जो कुछ आपका एस्टीमेट है वही है, तो इससे आपको एक नॉलेज ये हुआ कि आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसका मतलब आपने कितना जमा कर चुका है, आप चुके हैं, ध्यान देते हैं। जो पहले साल आपने डिपॉजिट किया होगा, बोलिए, वर्ष के लास्ट में उस पर उस वर्ष ब्याज थोड़ी मिलेगा। और जो लास्ट ईयर के लास्ट में डिपॉजिट किए थे आप, मीन्स 10th ईयर के लास्ट में, उस पर इंटरेस्ट थोड़ी जनरेट होगा। ये मैटर है। तो इसका मतलब ऐसे ही धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होते होते उसका जोड़ कितना बैठेगा, 15,193। एक आपके लाइफ के लिए ये बात क्लियर हुई। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देखिए क्या लिखा है। मिस्टर X has taken a home loan for ₹10 lakh from State Bank of India। Mr. X has taken a loan for house, property, ₹10 lakhs from State Bank of India। सुना? At the rate of interest 10%। इतनी बात तो समझ में आई नहीं। आप अपने को मान लीजिए, आपने मकान के निर्माण के लिए या परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन और परचेज, यू आर टेकन ए लोन ₹10 lakh फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, पेबल इन 15 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट लिख लें। पेबल इन 15 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट।
compute the amount of annual installment। आपके माइंड में एक बात जा सकती है कि सर हम लोग तो कब देख सुनते हैं कि पिताजी ने मकान बनाने के लिए लोन लिया था, हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो यार जब एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तो डिवाइडेड बाई 12, उसकी भी टेबल है, तो मंथली भी आप जान लोगे। लेकिन यहां क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब आप सोचिए कि यही फार्मूला आपके लिए कितना मजेदार यहां भी काम कर रहा है कि नहीं। अब आपको अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट जानना है तो आपने लिखा सॉल्यूशन, उसी फार्मूलों से, उन्हीं फार्मूले से काम चला लें। एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू क्या होगा, वही प्रिंसिपल अमाउंट माने अमाउंट ऑफ लोन टेकन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट ऑफ लोन टेकन, राइट है, अपॉन पीवीएफ आरएन। आइए महोदय, 10 लाख रुपीज को पीवीएफ आरएन से डिवाइड कर दीजिए। अब आप जब टेबल में वैल्यू देखेंगे तो टेबल में जो वैल्यू दी है 7.606, देख लें मेरे बुक में टेबल वैल्यू जो लिखी ठीक है आपके इस मोबाइल के मुताबिक। तो अब आपका आ जाएगा ये 1,31,475.15। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है महोदय, ध्यान दीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैटर है, समझ रहे हैं? मैटर बिल्कुल साफ है। आपने 10 लाख रुपए लोन लिया था, कितने वर्षों में देना चाहते हैं? 15 इंस्टॉलमेंट में 15 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 15 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट को 15 वर्ष बोल सकता हूं मैं कि नहीं? बोल सकता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%। अब जरा सोचो कि 10 लाख रुपए जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, बोलिए, उससे ये पूछा गया कि कितने दिनों में जमा कर लेंगे, तो कहा 15 साल की किस्त बना दीजिए। बैंक वाले ने कहा कि नो प्रॉब्लम, ठीक है बना देता हूं। कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, ये बैंक का डिसीजन है, राइट, एग्रीमेंट में लिखा है। तो टेबल में वैल्यू देख ली गई, राइट, उसी वैल्यू से, वैल्यू किस रेट पर है? 15 वर्षों के लिए एट द रेट ऑफ 10%। और वैल्यू देखी गई किसकी? 10 लाख की। तो आ गया वैल्यू, डिवाइड कर दिया तो कितना? 1,31,475। मोटी मोटा 1,32,000 31,000 समझ लो पर ईयर। अगर आपको पर मंथ देना है तो केवल 12 से डिवाइड ही थोड़ी होगा, उसकी भी टेबल है, थोड़ा उससे ज्यादा आता है कि नहीं? तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, एक नॉलेज आपको ये भी हुआ
कि by the help of this formula, this table, you can calculate the exact amount of installment which has been paid by you in each and every year. ये कहानी आपको मालूम हुई। तो ये प्रश्न, इसका मिजाज देख लिया आपने। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का मिजाज भी आपने देख लिया। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने बना दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? Mr. Mahesh needs rupees 10 lakh for the marriage of his daughter. Mr. Mahesh needs rupees 10 lakh for the marriage of his daughter. लिखा। और फॉर लिखा है his daughter after 10 years. आफ्टर 10 years उन्होंने एस्टिमेट किया होगा। हो सकता है उनकी लड़की की उम्र 15 वर्ष हो, 10 वर्ष बाद शादी करेंगे, 25 की हो जाएगी। कितने रुपए में बात बन जाएगी? 10 लाख। अब बुक में लिखा है ना, इसमें दहेज तो मेंशन करेंगे नहीं, इसलिए सस्ते में शादी निपटा दी गई। अच्छा, how much amount should he deposits each year in his bank account? सुन रहे क्या पूछ रहे हैं? How much amount should be deposit by the Mr. Mahesh in bank in each year at the rate of yearly interest 10%? लिखें आप। How much amount should be deposits Mr. Mahesh in his bank in each year at the rate of 9% interest. 9% इंटरेस्ट। क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा साधारण सा है। अब इसमें मैं कैसे कहूं कि आप मान लीजिए महेश जगह आप ही हैं, तो इसलिए महेश को ही रहने दीजिए। महेश की क्या पोजीशन है? इनको अपनी लड़की के विवाह के लिए आज से 10 वर्ष बाद कितने रुपए की जरूरत है? 10 लाख की। तो ये पूछ रहे हैं आपसे, आपको ये एक्सपर्ट मानते हैं कि आप हमें बताएं, बीइंग ए स्कॉलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम बैंक में प्रतिवर्ष कितने रुपए डिपॉजिट करें कि आफ्टर 10 इयर्स हमारे पास 10 लाख की पूंजी क्रिएट हो जाए टू कंप्लीट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। राइट है? तो बात तो समझ में आई गई होगी। वही फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो अब फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? कहा बड़े आसानी से वही रेट से निकल जाएगा सर। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू कितना इनको चाहिए? फ्यूचर वैल्यू नहीं, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में कितना चाहिए इनको? 10 लाख। बोलिए। यस।
और अगर इनको प्रेजेंट चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू, पूरा फार्मूला लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवी एफ आर एन। आइए 10 लाख और कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 9%। आप टेबल में वैल्यू देखने क्या लिखा है? टेबल में वैल्यू लिखा है महोदय 15.937। 15.937 इतने से नहीं तो उल्टा कर दिया मैंने। दूसरा वाला फार्मूला लिख लें। क्या लिख लें? फ्यूचर वैल्यू अपान, बोलिए फ्यूचर वैल्यू अपान कौन फार्मूला बताए थे? CVFRN, वही तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 15.937 ये कितना आ जाएगा महोदय? ये बनता है 62,747। ये आपका आंसर है महोदय। क्या मैटर निकला कि अगर आप 10 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष कितना रुपए डिपॉजिट करें? 62,747। बोलिए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रेजेंट निकालना था इसलिए भाग दिया। क्या रिजल्ट निकलेगा? 62,747 रुपए हर साल जमा करने होंगे। अगर इतने रुपए आप हर साल जमा करें, कितने वर्ष जमा करेंगे? 10 वर्ष। आप सोचिए जरा मोटा मोटा, अगर इतने रुपए फर्स्ट ईयर में जमा किए, इतना दूसरे वर्ष में जमा किए, 10 वर्ष जमा करेंगे तो मोटी मोटा आपके द्वारा 6,27,470 रुपए जमा किए जाएंगे और उसके बदले कितना पाएंगे? 10 लाख रुपए और आपकी शादी संपन्न हो जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल पढ़ाए जो तीनों ही आपके जिंदगी से संबंधित हैं और इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन फार्मूलों से इस तरह की तमाम सारी बातों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी यूटिलिटी क्या है, आपके मैनेजमेंट के एरिया में इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टेबल वैल्यू का, और वो भी टेबल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कार्य सुगमता से सरलता से संपन्न हो इसलिए टेबल वैल्यू बना दी गई है। क्योंकि बड़े प्रश्नों में, लंबे प्रश्नों में इसको बनाना थोड़ा सा लेंथी होगा। टेबल रहेगी तो खट से आप बना लेंगे, राइट। अभी इसमें और सारे प्रश्न भी आपसे बताए जा सकते हैं। कल इसकी हम कुछ और चर्चा करेंगे जो थियरी पर बेस्ड होगी। इसके बाद फिर आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कुल हम लोगों के 4 लेक्चर हो जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।